नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 370 यानी कि स्पेशल प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों कि क्या ऐसे प्रोविजंस थे जो कि हमें हटाने पड़ गए 2019 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास में। दोस्तों जो ब्रिटिश था उसने एक सुजरेंटी एग्रीमेंट कर रखा था हमारे प्रिंसली स्टेट्स के साथ। अब प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं, दो तरह की चीज़ें थी दोस्तों। पहले एक था प्रोविंस कहते थे एक को, और एक को प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। जो प्रोविंस होते थे दोस्तों उनके ऊपर ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल रहता था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोविंस थे उनके पास ना ही कोई लीगल पावर थी ना ही कोई पॉलिटिकल पावर थी, वो पूरे के पूरे गुलाम थे ब्रिटिश के। बट जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनके साथ सुजरेंटी एग्रीमेंट किया था ब्रिटिश ने, इनके पास एक पावर थी कि इन पे अपना, जैसे सपोज पहले क्या प्रिंसली स्टेट्स का मतलब हो गया एक तरह से आप कह सकते हैं रजवाड़ास। आपने सुना होगा हिंदी में इसको रजवाड़ास नाम से। सपोज हैदराबाद का कोई निज़ाम है तो इन्होंने उनको पावर दे रखी थी, अगर आपको जो भी मतलब हैदराबाद में आपको कुछ भी करना हो आप करिए, आपको फुल फ्रीडम है, ब्रिटिश ने बोल रखा था। बट अगर हैदराबाद के बाहर अगर आपको कुछ करना है तो डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ब्रिटिश की जिम्मेदारी थी, बाकी काम आप खुद कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पावर थी दोस्तों हमारे प्रिंसली स्टेट्स के पास। इसको कहा जाता है सुजरेंटी एग्रीमेंट। सुजरेंटी एग्रीमेंट में इन्होंने यही कहा था कि जो डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स है ये ब्रिटिश संभालेगा, बाकी पूरी फ्रीडम थी हमारे प्रिंसली स्टेट्स को। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं वो गुलाम थे ही नहीं, क्योंकि उन पे एक तरह से अपना पूरा कंट्रोल था, पॉलिटिकल पावर भी थी एंड लीगल पावर्स भी थी। तो इसे ही सुजरेंटी एग्रीमेंट कहा गया था दोस्तों। ब्रिटिश ने हमारे प्रिंसली स्टेट्स के साथ सुजरेंटी एग्रीमेंट किया था। तो दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो पार्टीशन प्लान आया था, माउंटबेटन साहब लिख रहे थे पार्टीशन प्लान 3 जून 1947 को। तो 3 जून 1947 को दोस्तों हमारे देश में पार्टीशन प्लान आया, जिसमें कि इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है उनको पाकिस्तान के तरफ दे दिया जाए एंड जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया है वो इंडिया में रह जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आप कह सकते हैं इन्होंने हमारे भारत को बांटा। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे माउंटबेटन प्लान के हिसाब से जो प्रोविंसेस थे यानी जिनके ऊपर ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल था, सिर्फ उन्हीं को ऐसे इंडियन पाकिस्तान में भेजा था। बट जो हमारे ये थे प्रिंसली स्टेट्स जिनके पास पावर थी खुद को एक तरह से जिनके पास खुद की पावर्स थी, लीगल पावर्स एंड पॉलिटिकल पावर्स, उनको इन्होंने एक फ्रीडम दे दी। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी। इसी जो पार्टीशन प्लान था दोस्तों इसी के तहत ये लेकर आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी। इन्होंने क्या बोला, प्रिंसली स्टेट्स को बोला कि आपकी मर्जी है, या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए, या आपकी मर्जी है आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, फ्री भी रह सकते हैं, आपके ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर सकता। तो दोस्तों यही सब चल रहा था। बहुत सारे मतलब मोर देन 500 प्लस हमारे देश में प्रिंसली स्टेट्स थे। ये आप एक तरह से कह सकते हैं सपोज अगर कोई भी नहीं मानता, सब इंडिपेंडेंट रहना चाहते, कोई सब फ्री रहना चाहते, तो जो हमारा भारत का नक्शा है सपोज तो सब में से थोड़े थोड़े प्रिंसली स्टेट्स हर जगह बीच बीच में रहते, तो एक तरह से यूनाइटेड इंडिया रह ही नहीं पाता दोस्तों। बट हमने मतलब जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने कुछ ने पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया, जितने ज़्यादातर लोगों ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था दोस्तों। बट जो कश्मीर था उनका केस थोड़ा सा अलग था दोस्तों। उसमें क्या था कि कश्मीर था तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, बट जो उसके राजा थे वो थे हिंदू, यानी राजा हरी सिंह सर हमारे, ये हिंदू थे और जो उनकी पॉपुलेशन थी ये मुस्लिम थी। तो इन्होंने बोला कि हमें ज्वाइन ही नहीं करना, ना ही इंडिया को ना ही पाकिस्तान को। इन्होंने बोला हम फ्री रहना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है IOA, इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, स्पेलिंग ये रही दोस्तों। इन्होंने बोला हम इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन को ज्वाइन नहीं करेंगे, मतलब उस पर साइन नहीं करेंगे, उस एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे, ना ही हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं ना ही हम भारत में जाना चाहते हैं। तो राजा हरी सिंह साहब ने ऐसा बोला। तो दोस्तों ये बात चल रही थी, एक तरह से आप देख सकते हैं हमारा देश जब आज़ाद हुआ था अगस्त में, उससे पहले ये पार्टीशन प्लान आया। उसके कुछ टाइम बाद इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट आया, जिसके तहत ये सारी चीज़ें लागू होने स्टार्ट हुई। बट जो कश्मीर के राजा थे इन्होंने बोला कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि अक्टूबर में क्या हुआ, पाकिस्तान से आपको पता है खुशी तो देखी नहीं जाती किसी की भी, तो इन्होंने कश्मीर में अपने मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं आतंकवादियों को भेज दिया या अपने कुछ फौज को भेज दिया कि जाइए और जितना भी कश्मीर का एरिया अपना लड़ाई वड़ाई करके छीन लीजिए। कश्मीर मतलब पाकिस्तान में डालना चाहते थे वो लोग। तो राजा हरी सिंह साहब जो थे ये घबराने लगे।
इनको अब लगा कि अब तो मतलब पाकिस्तान अपनी आर्मी भेज रहा है तो ऐसा ऐसा हो जाएगा कि हमसे कश्मीर छीन लिया जाएगा। तो ये वापस से भागते हुए जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन साहब के पास और ये कहते हैं कि माउंटबेटन साहब, मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने को रेडी हूँ, मेरे को सेव करिए, कृपया करके आर्मी भेजिए, इंडियन आर्मी, कि मेरे को पाकिस्तान से बचा सके। लॉर्ड माउंटबेटन साहब है, इन्होंने बोला था कि इंडिया अपनी आर्मी तभी भेजेगी जब आप इसको साइन करेंगे। इसलिए राजा हरि सिंह सर मान गए। उन्होंने बोला कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को हम साइन करने को रेडी हैं। तो जैसे ही उन्होंने दोस्तों साइन किया 26 अक्टूबर की रात को उन्होंने साइन किया, 26-27 अक्टूबर की रात को साइन किया। और वैसे ही 27 अक्टूबर की सुबह हमारी इंडिया की आर्मी गई और पाकिस्तान के जितने भी सिपाही थे उनको मार भगाया। तो दोस्तों इसी डेट को, जो 27 अक्टूबर की डेट है, इसी को इन्फेंट्री डे भी कहा जाता है। इन्फेंट्री डे का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद से हम लोग पहली बार हमारी आर्मी कहीं पे लड़ने गई थी, कहीं पर एक तरह से कह सकते कोई ऑपरेशन चलाया था, तो इसलिए इस डे को इन्फेंट्री डे कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, अभी हमने देखा कि इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया, जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था इन्होंने साइन कर लिया। बट दोस्तों ये जो एग्रीमेंट था ये बाकी एग्रीमेंट से अलग था। हमने जितने एग्रीमेंट बाकी प्रिंसिपल स्टेट्स के साथ किए थे उनसे ये अलग था। इनमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे। जो राजा हरि सिंह साहब थे इन्होंने दो सेक्शन प्रोवाइड किए, मतलब एक सेक्शन 7 सेक्शन 8 इन्होंने बोला कि हम जो है आपके फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, कोई हम मानेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं देते हम अभी से ही, कि मतलब इन्होंने बोला हम बाउंड नहीं हैं फ्यूचर में कि हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करेंगे। इन्होंने ये इस एग्रीमेंट में बोला था दोस्तों। इस एग्रीमेंट के सेक्शन 7 में इन्होंने बोला कि हम गारंटी नहीं दे सकते अभी से कि हम भारत के संविधान को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। और दूसरा सेक्शन इन्होंने दोस्तों डाला कि कश्मीरीज जो हैं, कश्मीर के लोग जो हैं, अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं फ्यूचर में। मतलब एक तरह से ये भी एक स्पेशल प्रोविज़न है कि अपनी जो उनकी सॉवरेनिटी मतलब जो एबिलिटी टू टेक डिसीजंस है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, उसको मेंटेन करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं फ्यूचर में। तो ये दो सेक्शंस एक तरह से स्पेशल प्रोविजंस आप इन्हें कह सकते हैं, इन्होंने इस एग्रीमेंट में डाला कि हम भारत के संविधान को फ्यूचर में माने या नहीं माने, अभी से आप हमें फोर्स नहीं कर सकते। और दोस्तों ये सारी बात चल रही थी 1947 की, मतलब, और आपको पता है कि हम भी अपना संविधान उसी टाइम बना रहे थे। तो वी वर मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो दोस्तों। तो इसीलिए ये प्रोविजंस जो थे ये हमारे संविधान में डालने की गुजारिश करी जा रही थी राजा हरि सिंह साहब के द्वारा कि कृपया करके जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजंस दीजिए। तो दोस्तों क्या होता है, यही सब जो कहानी चल रही होती है, इसी बीच में राजा हरि सिंह साहब कश्मीर छोड़ के चले जाते हैं। तो जब ये कश्मीर छोड़ के जाते हैं तो ये माउंटबेटन साहब से कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला साहब, मतलब मेरे बिहाफ पे शेख अब्दुल्ला साहब, इन दोनों जो प्रोविजंस है इनको फॉलो करवाने की जिम्मेदारी शेख अब्दुल्ला साहब ले रहे हैं मेरे बिहाफ पे। तो शेख अब्दुल्ला साहब डिमांड करते हैं आयरन क्लैड ऑटोनॉमी। इसका मतलब दोस्तों सिंपल सा यही समझिए कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट मांग रहे हैं, कि बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट ट्रीटमेंट मांग रहे हैं कश्मीरीज के लिए। ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो एक तरह से ओवरऑल इंडिया जो भी है, बट उसमें कश्मीरीज जो होंगे उनको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, उनको एक अलग ट्रीटमेंट मिले, स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। ये बार बार यही बोल रहे थे दोस्तों। तो इन्होंने ड्राफ्ट, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, तो आर्टिकल 306A ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 306A में इन्होंने बोला कि स्पेशल प्रोविजन बनाइए कश्मीरीज के लिए। तो दोस्तों जब ये आर्टिकल गया, मतलब ये जो ड्राफ्टेड आर्टिकल है दैट इज 306 अम्बेडकर साहब के पास गया, अम्बेडकर साहब ने इसको ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि नेशन विद इन नेशन बने। एक तरह से ये जितने भी प्रोविजन से ये दूसरा देश बनाने की बात हो रही है दोस्तों, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को इन्हें मानेंगे, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो अम्बेडकर साहब नाराज़ हो गए, उन्होंने बोला कि हम इस प्रोविजन को नहीं मानते। बट दोस्तों फिर एंट्री होती है गोपाला स्वामी अयंगर जी की। ये दोस्तों एक टाइम पर राजा हरि सिंह साहब के दीवान थे, तो इनको कश्मीर से एक अलग लगाव था। और दूसरी बात ये कि जवाहरलाल नेहरू साहब के ये बहुत अच्छे मित्र थे। मित्र का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इतने क्लोज इनके क्या बोलते हैं फ्रेंड थे जवाहरलाल नेहरू साहब के, कि इनको कई बार ये भी बोला जाता है कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। इसका मतलब इनके पास बेशक कोई मिनिस्ट्री नहीं है, बट मंत्री जितनी पावर ये रखते थे, क्योंकि ये नेहरू साहब के दोस्त थे। तो दोस्तों इन्होंने ही फोर्स किया
नेहरू साहब को इन्होंने फोर्स किया, प्रेशर डाला, मतलब जितने भी मेंबर्स थे सबके ऊपर। गोपाला स्वामी साहब की कृपा से ही हमारे देश में आर्टिकल 370 डाला गया संविधान के अंदर। तो ये आप कह सकते हैं कि इनका बहुत बड़ा रोल था गोपाला स्वामी अयंगर जी का आर्टिकल 370 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए। फिर दोस्तों ये सब कहानी चल रही थी, तो अभी मैंने बताया कि राजा हरि सिंह साहब कश्मीर छोड़ के चले गए थे। फिर दोस्तों कश्मीर की कमान संभालते हैं उनके पुत्र यानी उनके बेटे युवराज करण सिंह जी। तो करण सिंह जी जब आते हैं तो 1951 में दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं तो इनका जो मेन मकसद होता है कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, भारत के संविधान को नहीं मानेंगे। ये युवराज करण सिंह जी ने इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब ही यही होता है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएं। तो दोस्तों क्या होता है, जब अपना संविधान बनाने की सोच रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो 1956 तक आते आते ये डिसीजन लेते हैं कि हम भारत के संविधान को मानेंगे, यानी ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। हमारा दोस्तों संविधान 1950 में ही आ गया था। अब देखो इन्होंने 1956 में जाके एक्सेप्ट किया कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको फॉलो करेंगे। बट इन्होंने बोला कि इसमें एक आर्टिकल 370 एक एक्सेप्शन होगा, मतलब एक स्पेशल प्रोविजंस होंगे कश्मीरीज के लिए, तभी हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करेंगे। और दोस्तों जो हमारा आर्टिकल 370 है ये टेम्परेरी नेचर का बनाया है। टेम्परेरी नेचर इसको इसलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 370 में एक क्लॉज दे रखा है। वो क्लॉज क्या है, उसमें दे रखा है कि प्रेसिडेंट साहब बाय पब्लिक नोटिफिकेशन, यानी जब प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे, मतलब वो एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करेंगे जिसमें वो लिखेंगे कि आर्टिकल 370 के जितने भी एक तरह से प्रोविजंस है वो अब से नहीं माने जाएंगे। बट वो जो उनको करना होता है, पब्लिक नोटिफिकेशन से हटानी होती हैं ये सारे प्रोविजंस, वो तभी कर सकते हैं जब उनके पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है जम्मू एंड कश्मीर की, उनकी परमिशन मिले। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि बिना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कुछ भी नहीं कर सकते राष्ट्रपति साहब। जब तक उनको जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन नहीं मिलेगी, वो आर्टिकल 370 को नहीं हटा सकते, टच भी नहीं कर सकते दोस्तों, जब तक उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन नहीं मिलती हमारे राष्ट्रपति साहब को। बट दोस्तों क्या होता है, अभी मैंने बताया टेम्परेरी इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति साहब हटा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मर्जी से, इसलिए इसको टेम्परेरी कहा जाता था कि इसको जब जरूरत पड़ेगी हटा देंगे। बट दोस्तों क्या हुआ, फिर 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व का मतलब हट गई बिल्कुल ही, आप कह सकते हैं कि अब ये रही नहीं। अब ये क्या बोलते हैं, वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में जो गवर्नमेंट चलेगी वो लेजिस्लेटिव असेंबली से चलती है, यानी जैसी विधानसभा अभी हम हमारे बाकी स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं वैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शन करवा के वहाँ की विधानसभा वहाँ के अब सारे कार्यकाल संभालेगी। बट दोस्तों जो ये आर्टिकल 370 को अगर हटाना था तो उसमें साफ साफ लिखा है कि बिना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मर्जी के आप आर्टिकल 370 को नहीं हटा सकते। ये साफ साफ उसमें लिखा था दोस्तों। इसलिए जैसे ही 1957 में ये असेंबली डिसॉल्व हो गई तो ये जो आर्टिकल 370 था ये टेम्परेरी से परमानेंट हो गया दोस्तों। परमानेंट क्यों हो गया कि अब इसको हटाना इतना आसान नहीं था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन चाहिए थी, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं रही तो परमिशन कहाँ से मिलेगी। तो यही दोस्तों सारा कुछ चल रहा था। बट फिर क्या होता है 2019 में हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट, इन्होंने अपना पूरा दिमाग लगाया और ऐसे जुगाड़ से इस आर्टिकल को हटाया कि मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं लोग सोच भी नहीं सकते थे, इतने जुगाड़ लगा के इन्होंने इस आर्टिकल को हटाया था। मैं आपको वही समझाने जा रहा हूँ कि हमारे देश में जो आर्टिकल 370 था इसको हटाया कैसे हमारी सरकार ने। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इसका मतलब क्या था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती थी, मतलब वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने बनाया है उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। और इसकी बिना, जब तक इसकी परमिशन ना मिले, इसकी बिना परमिशन के हम लोग 370 को हटा भी नहीं सकते। ये प्रोविज़न भी आर्टिकल 370 में खुद ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो हमारे मोदी जी की सरकार है इन्होंने इस वर्ड को ही अमेंड कर दिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शब्द है इन्होंने इसको चेंज कर दिया। इन्होंने बोला कि अब इस असेंबली का मतलब होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों दोस्तों, क्योंकि एक तरह से अब जब वहाँ पे कोई असेंबली है नहीं,
वहाँ की जो सरकार है उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दर्जा इन्होंने एक तरह से दे दिया, इस शब्द को चेंज करके लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो आर्टिकल 370 में लाइन लिखी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मर्जी चाहिए होती है अगर आपको आर्टिकल 370 हटाना है। बट दोस्तों क्या हुआ कि इन्होंने जब इस शब्द को हटा दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्लेस करके लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया, तो अब ये स्टेटमेंट चेंज हो गई, यानी कि अब प्रेसिडेंट साहब हटा सकते हैं 370 को, बट लेजिस्लेटिव असेंबली की परमिशन मस्ट है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में, मतलब जो सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी सरकार, उनकी गवर्नमेंट वहाँ भी नहीं थी, फिर वहाँ की परमिशन कैसे मिलेगी लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो दोस्तों इसकी भी इन्होंने बहुत अच्छी ट्रिक निकाली, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा रखा था दोस्तों इन्होंने। और प्रेसिडेंट रूल में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वहाँ की मतलब स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सारा का सारा कंट्रोल यूनियन गवर्नमेंट ले लेती है दोस्तों। गवर्नर की पावर प्रेसिडेंट साहब ले लेते हैं, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर की पावर ले लेती है। तो जो पार्लियामेंट ने दोस्तों जो विधानसभा की मतलब वहाँ की स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी पावर गवर्नर में वेस्टेड रख दी, यानी कि गवर्नर साहब को ही अब एक तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली माना जाएगा, वहाँ की विधानसभा माना जाएगा। ये इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा के किया। जो गवर्नर साहब हैं, आपको मैंने बताया था कि जैसे ही किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट और जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो सारा का सारा कंट्रोल यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाता है, यूनियन पार्लियामेंट के पास आ जाता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ था तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब गवर्नर माना जाएगा दोस्तों, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगा रखा था। तो लेजिस्लेटिव की परमिशन का मतलब गवर्नर की परमिशन दोस्तों, और गवर्नर अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, गवर्नर एजेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो जो अभी आर्टिकल 370 में हमने पढ़ा कि अगर आर्टिकल 370 को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हमने स्टेटमेंट पढ़ी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन चाहिए होती थी, बट भारत सरकार ने हमारे जो पार्लियामेंट ने अमेंड कर दिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हटा के लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया दोस्तों। अब जब लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया, बट वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं थी क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा रखा था, प्रेसिडेंट रूल। और प्रेसिडेंट रूल में क्या हो गया दोस्तों, जो अब लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब गवर्नर, तो गवर्नर की परमिशन के साथ 370 को हटाया जा सकता है बाय पब्लिक नोटिफिकेशन दोस्तों। तो ये एक तरह से बहुत इन्होंने दिमाग लगाया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शब्द था उसको इन्होंने हटाकर लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया, और लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पर नहीं थी, वहाँ पे गवर्नर साहब थे ड्यू टू प्रेसिडेंट रूल। तो गवर्नर साहब की परमिशन वहाँ पे मिल गई, और गवर्नर साहब की परमिशन मिलते ही दोस्तों आर्टिकल 370 से जितने भी प्रोविजंस निकलते हैं जो भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं जम्मू कश्मीर को, और मतलब बाकी इंडियंस को जम्मू कश्मीर से, तो उन प्रोविजंस को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया दोस्तों, ऑटोमेटिकली स्क्रैप हो गया। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आर्टिकल 370 से एक जो आर्टिकल निकलता है दैट इज आर्टिकल 35A। यही वो आर्टिकल है दोस्तों जो डिस्क्रिमिनेट करता है यहाँ की जनता को कश्मीर की जनता से। कैसे? ये आर्टिकल वहाँ के रेजिडेंट को राइट्स देता था, मतलब यहाँ अगर हम लोग चाहें वहाँ पे जाके ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। इस आर्टिकल में ऐसा था कि जो वहाँ के कश्मीरीज होंगे सिर्फ वही वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जैसे ही ये नोटिफिकेशन सरकार ने जारी करी कि बाय पब्लिक नोटिफिकेशन आर्टिकल 370 से जितने भी प्रोविजंस निकलते हैं वो ऑटोमेटिकली स्क्रैप हो जाते हैं, यानी कि आर्टिकल 35 दोस्तों अब नहीं रहा। अगस्त 2019 में ये काम किया गया बाय भारत सरकार, अगस्त 2019 इसमें दोस्तों ये किया गया, और इसमें किया गया जैसे ही ये किया गया आर्टिकल 35A जो डिस्क्रिमिनेट करता था वो ऑटोमेटिकली स्क्रैप हो गया दोस्तों। तो आज की क्लास में आपने समझा होगा कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ा हमारी गवर्नमेंट को। और दोस्तों ये काम इतना आसान भी नहीं था क्योंकि बहुत लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे, बट हम मेरे ख्याल से ये जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट हमारी, ये बोल्ड डिसीजन लेने में डरती नहीं है बिल्कुल भी। और चाहे डिसीजन सही हो गलत हो वो बात की बात है, बट डिसीजन लेने से नहीं डरती है कुछ भी। अगर आप नोट करना इनके कुछ भी
डिसीजंस को, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये डिसीजन लेने से घबराती नहीं है, वरना 370 को हटाना इतना आसान नहीं था दोस्तों। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया गया इसको हटाने में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शब्द को हटा के लेजिस्लेटिव असेंबली किया। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब गवर्नर रखा, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा रखा था दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।